हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। आज क्लास 9th की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर 6। इसके बाद क्लास 9th हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है, बाकी अदर जो सब्जेक्ट है वो भी हम कंप्लीट करेंगे एक बारी। क्लास 6 to 10th हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। अदर सब्जेक्ट को जैसे ज्योग्राफी हो जाएगा उसके बाद फिर हम हिस्ट्री ले लेंगे या पॉलिटी, जो कहेंगे आप वो सब्जेक्ट हम पहले कवर अप कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर 6 जो कि जनसंख्या है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में बीपीएससी टीआरई 4 में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो आपका टीआरई 3 हुआ है, टीआरई 1 2, वहाँ से क्वेश्चन उसमें यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई जनसंख्या की बात करेंगे, समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, यानी कि जो संसाधन रिसोर्सेज इंसान के आसपास होते हैं उसका इस्तेमाल यूज़ तो वो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप खुद भी एक संसाधन होते हो। बाढ़ हो, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। यानी कि आपदा क्या है, तो ओवरऑल जब कोई एक तरह से घनी बस्ती हो, गांव हो, शहर हो और वो पूरा का पूरा उजड़ जाए, बाढ़ आ जाए, वहाँ पे सुनामी आ जाए, तो उसे हम आपदा कह देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, एक ओवरव्यू आपको मिला कि इस चैप्टर में हमें क्या जानना है, क्या समझना है। बात करते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। कैसे हम समझते हैं कि भाई किसी देश की जनसंख्या कितनी है ना, क्या है, किस तरह से डिसाइड करेंगे, तो इस चीज़ों को समझना है। और जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप चाहें तो इस पीडीएफ के थ्रू आप अपने खुद की नोट्स बनाते रहिए। लाइक ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है। अब 2011 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% से अधिक थी। और 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो एरिया इतना हो गया इंडिया का, स्पेशली भारत का, और यहाँ की जनसंख्या इतनी हो गई आपकी 121 करोड़ कह सकते हैं, ठीक है। और विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4। अब यहाँ पे एक फैक्ट ये आ गया कि जो अगर हम इंडिया की एरिया की बात करते हैं तो वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में अगर हम विश्व में देखें तो जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.4 है। यानी कि पूरे विश्व में अगर पार्टिसिपेशन देखें तो 2.4% ही सिर्फ है, ठीक है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। यानी कि अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 16% जो है, अगर आप देख लो तो भाई सिर्फ यूपी में ही रह रहे हैं लोग, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है, यूपी में निवास करते हैं। दूसरी ओर हिमालय के क्षेत्र राज्य जैसे कि सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछे गए हैं आपसे एनसीईआरटी के, ठीक है, कि सिक्किम की आबादी कितनी है, तो केवल 6 लाख ही है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने ही लोग निवास कर रहे हैं लक्षद्वीप में। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में है। वो कौन कौन सा, सबसे पहला यूपी हो जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा आबादी पूरे इंडिया में अगर हम कंपेयर करें तो इन्हीं 5 राज्यों में आ जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की इस पॉइंट को हम अभी कवर अप करते हैं, फिर कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। जनगणना की बात करते हैं तो एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत ये चीज़ें करी जाती हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनसंख्या की जा सकी, और यानी कि पहली बार 1972 में किया गया, और एक तरह से जो एक अंतराल पे किया जाता है वो 1881 में शुरू किया गया था। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, ठीक है। यानी कि हर 10 वर्ष में जो एक टाइम पीरियड के बाद में जनसंख्या को काउंट किया जाता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, तो टाइम पीरियड क्या रखा गया, 10 साल, ठीक है। भारतीय जनसंख्या जनसांख्यिकी सामाजिक तथा
आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है क्या, ठीक है। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बारी 1872 में हुआ था, फिर एक नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई और 10 साल के अंतराल में जनगणना शुरू होने लग गई ना। तो इस तरह से ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं ना, एरिया वाइज, जनसंख्या वाइज तो यूपी सबसे बड़ा है, पर अगर एरिया वाइज देखते हैं तो राजस्थान का जो एरिया है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% ही है ना। यहाँ पे आप इस मैप के छोटा सा जो ये फिगर दिया है इन्होंने, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि पूरे अगर हम उसमें देखते हैं तो भारत पूरे विश्व में देखा जाए जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये इतना टुकड़ा है पूरे विश्व का, ठीक है, 17.5%। एरिया का अगर हम देखते हैं तो एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना है, 2.4, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्व के कंपैरिजन में जनसंख्या इतनी है और एरिया इतना है, ठीक है। इसी वजह से भैया अभी तो इंडिया आपका फर्स्ट नंबर पे भी आ चुका है, अगर हम देखते हैं ना, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या में। और इसके बाद अगला फैक्ट क्या है भाई, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण ना, डेंसिटी, यानी कि कितने डेंस है ना, कितने पास पास लोग रहते हैं, कितने डिस्टेंस पे लोग रहते हैं ना, उस बेसिस पे हमें बताना है यहाँ पे चीज़ें। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या है आप समझ गए। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है ना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। केवल बांग्लादेश एक ऐसा देश है और दूसरा जापान, जिसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो भारत से अधिक है, बाकी सभी से भारत अधिक है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये एक फैक्ट हो गया। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो 382 प्रति व्यक्ति था 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो बिहार, अगर हम पर्टिकुलर इंडिया के अंदर के जितने स्टेट हैं 28 अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, उनमें देखते हैं तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम इंडिया की पूरे बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर 28 राज्यों को कंपेयर करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है और वो है 1102। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, यानी कि सबसे कम आप देख सकते हो। और यहाँ पे राज्य के अकॉर्डिंग पूरा जनसंख्या घनत्व को डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हो ना। यूपी का 16% हो गया, फिर महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, हर एक का दिया गया है। यहाँ पे जनसंख्या का वितरण दिया गया है कि किस राज्य में कितने रहते हैं ना, जनसंख्या घनत्व तो नहीं है, जनसंख्या वितरण है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यहाँ पे आप पूरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा और सबसे कम वही 1% वाले आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ना, जैसे उत्तराखंड हो गया और जम्मू कश्मीर, दिल्ली हो गया ना, इस तरह से चीज़ें आप देख पाओगे। ये इंडिया के मैप में भी आपको दिया गया है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व ना, जैसे कि ऊपर हमने ये जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक पढ़ा, तो कहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है ये इस बेसिस पे आप देख पाओगे, ठीक है। डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को, रेड में रखा गया है, मतलब वो सबसे ज़्यादा खतरे में है क्योंकि वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है और वो आपका 1001 से अधिक है, जो कि सिर्फ 2 से 3 जगह हमें नज़र आ रहा है इस जगह पर ना। एक बिहार हो जाएगा, दूसरा बंगाल, और इधर आपका हल्का ये वाला एरिया ही आपका आ जाता है, सिक्किम नहीं इंक्लूड है इसमें। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब ये फैक्ट दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, ये डेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 8/5/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था ना, यूटी बना दिया गया था इनको। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। और आगे बढ़ते हैं तो भाई यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया है क्या आखिर ना। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये हमें पता होना चाहिए। और यह परिवर्तन जो है 3 कारणों से आते हैं। पहला, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के कारण ही
देखने को मिलता है और क्वेश्चन भी आपके यहीं से बने हुए हैं। ठीक है कि जनसंख्या में परिवर्तन किन 3 कारणों से आता है, तो जन्म हो, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हो, या फिर प्रवास की स्थिति देखने को मिले। अब पहला देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि 10 वर्षों के भीतर किसी देश ऑब्लिक राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होना, इसे ही जनसंख्या वृद्धि कह देते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो जनसंख्या वृद्धि को शो करेंगे। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि 1901 से 2011 के बीच में कितना वृद्धि हर साल देखने को मिला है। प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वार्षिक वृद्धि दर कहेंगे। और ये बीच में जब 1951 से 1981 तक की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ ही रही थी ना, यहाँ पे आप अगर एनालाइज करते हो तो देखते हो तो फिर क्या होता है कि 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेज़ी से कमी आई। ठीक है, यानी कि जन्म दर जो है वो काफ़ी तेज़ी से कम हुई, जिसकी वजह से 1981 के आसपास जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होने लगी, ये दर कम होने लग गई, इसमें कमी आई। फिर आगे क्या करेंगे, केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी और इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं देखी गई। कब, तो ये सिचुएशन है 1990 की। और इसी वक्त में एक रिफॉर्म भी आया था ना, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं। ठीक है, LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। वृद्धि दर में कमी जन्म दर के नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए ना, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया होती आखिर कैसे, तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रक्रिया हैं, जैसे कि ऊपर भी हमने देखा, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतराल जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। ठीक है, यानी कि जन्म ज़्यादा हुआ है और मृत्यु कम हुई है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण रहा है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो है, तीसरा घटक होता है प्रवास, जो कि हम ऊपर देख कर के आए हैं। यानी कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को ही प्रवास करना कहते हैं। ठीक है, और प्रवास आंतरिक यानी कि देश के अंदर भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। यानी कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जा कर के रहने लग गए, वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है, तो वो क्या हो गए, वो देशों में चल के चले गए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कह सकते हैं उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहे हैं कि भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांवों से निकल करके शहरों में आकर के बस चुके हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ज़्यादा अपकर्षण कह सकते हो ना, गरीबी भी फेस करनी पड़ती है, बेरोजगारी रहती है, तो इस वजह से लोग शहरों में आकर के बस जाते हैं, क्योंकि चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, और किशोर जनसंख्या क्या है, तो 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी हैं वो सारे आपके किशोर जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करते हैं तो भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, ताकि भाई प्रॉपर चीज़ें चलती रहें, है ना, और किसी भी तरीके की गड़बड़ी देखने को ना मिले। सो ये चीज़ें रही इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैंने बताया कि भाई ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहीं भी जनसंख्या वृद्धि यानी कि परिवर्तन अगर हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या बना हुआ है प्रॉपर, तो उसके पीछे के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब तीनों आप समझ चुके हैं कि होता क्या है। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। चीज़ें थोड़ी सी भी हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।